साथियों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर समान सैन्य सेवा वेतन मिलिट्री सर्विस पे और महंगाई भत्ता। एक बार आप ये वीडियो देखें और उसके बाद में बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, सिविल और डिफेंस पेंशन में बहुत अंतर है, लेकिन बदकिस्मती से क्या, घोड़ा गधा हाथी सबको एक साथ कर दिया। इसी की वजह से क्या, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ तकरीबन 50 साल से। आज से नहीं, 50 साल से। अब ऑफिसर्स का अलग, क्योंकि ऑफिसर्स का जो भी फिक्सेशन होता है, उनकी जो सिविल काउंटर पार्ट्स के बराबर काउंट किया जाता है। जहां तक फौजी का सवाल है, फौजी को अनस्किल्ड लेबर के साथ कंपेयर करते हैं। यही वजह है हमारे आज भी जो सैलरी स्ट्रक्चर सूट नहीं हो रहा, पेंशन स्ट्रक्चर सूट नहीं हो रहा। हर 6 महीने में अलग अलग पेंशन, और वार ओपी आने के बाद लोगों ने लूट मचाया। जवानों के नाम पे ऑफिसर्स ने अपने बल्ले बल्ले कर लिया, जवानों के नाम से। और गवर्नमेंट ने इसके बारे में कभी मतलब ध्यान ही नहीं दिया। जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स है, उनको क्या पता कि किसका क्या रैंक है। बस उन्होंने तो बस दे दिया। ओआरओपी 1 में प्रॉब्लम हुआ, 2 में प्रॉब्लम हुआ, 3 में प्रॉब्लम हो गया। अब 8वें वेतन आ रहा है। 8वें वेतन में और भी प्रॉब्लम होगा, और भी बहुत, मतलब ऐसे प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे कि रैंक होगा 1 और पेंशन होगा कम से कम 10 टाइप का पेंशन होगा। लेकिन ऑफिसर्स का ऐसा नहीं है। 10 मतलब 6 रैंक, 1 की पेंशन। यह है ऑफिसर्स और जवानों में फर्क। और इसके बारे में जवान कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो 10% लोग भी इसके बारे में नहीं समझते हैं। इनको चाहिए बल्ले बल्ले की खबर। मैंने ऐसे ही डाला था 3.62, 3.68, 2000 से ऊपर वीडियो है देखने वाली। उसी वीडियो को कपिल ने डाला, 40,000 लोगों ने देखा। मैं जानता हूं उस वीडियो में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद जो वीडियो डाला लेगेसी पीपीओ के बारे में, 500 लोगों ने भी नहीं देखा। अभी जो डाल रहा हूं, ये कितनी लोग देखेंगे? 300, 400, 500। एक बंदा कमेंट कर रहा है, आपका वीडियो कोई देखेगा नहीं। अरे देखो या मत देखो, उससे हमारा कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। हम तो लोगों को समझाना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। अगर आपको सच्चाई सुनने में अगर कोई दर्द हो रहा है, तो आप मेरे चैनल देखो ही मत। 8,100 से ऊपर जो सब्सक्राइबर है, उसमें अगर 4,000 भाग भी जाए, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाता मेरा। मैं वीडियो पैसे के लिए नहीं बनाता हूं। अगर किसी को जो जितना भी मैंने मेरे अकाउंट में वीडियो ये यूट्यूब में है, चाहिए तो ले लो, और मुझे एक एक वीडियो का 10 रुपए दे दो, ताकि मेरा बिजली पानी का खर्चा हो जाएगा। दोस्तों, ये 8वें वेतन आयोग का फार्मूला किस तरह होना चाहिए, किस तरह होने से हमारा सारे हल दूर हो जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। और दूसरा है
इक्वल एमएसपी केस के बारे में आप सबको मालूम है, केस डिसमिस हो गया। अब जिन्होंने केस किया वो अपनी पक्ष बात करेंगे और अलग अलग बात आ जाएगा, लेकिन आगे से वो जब तक 8वें पे कमीशन वो तय नहीं करेगा तब तक जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। यानी कि इक्वल एमएसपी का कोई नाम निशान नहीं है अभी। मैं अभी से नहीं, 2018 से मैं कह रहा हूं कि इक्वल एमएसपी किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। किसी ने मेरी बात को मतलब ध्यान नहीं दिया, लोगों ने बोला कि तुम नेगेटिव बात करते हो। मैं नेगेटिव बात नहीं करता, मैं सच्चाई आपको सुनाना चाहता हूं। जब मैंने कहा कि OROP 1 निकलने के बाद मैंने कहा कि आगे से जेसीओस को कुछ नहीं मिलेगा, जिन जेसीओस को OROP 1 मिला है उनको कुछ नहीं मिलेगा। कितने सूबेदार को, कितने सूबेदार मेजर या कितने ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स को क्या मिला? मेरे को बोला कि तू क्या PCDA का क्या अफसर है, तो कौन, मतलब तरह तरह की बात, लेकिन सच्चाई यही है। अभी भी मैं सूबेदार मेजर्स को बोलता हूं पुराने दो, OROP 4 में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो रिटायर हो रहे हैं सूबेदार 28 साल का, वो ले रहे हैं 28,600-700। 30 साल वाले जो है ले रहे हैं 30,000 और आप ले रहे हैं 31,800। कहां से मिलेगा आपको? उसके बाद जो है महंगाई राहत, महंगाई बढ़ता। ये महंगाई राहत और महंगाई बढ़ता क्या है दोस्तों? ये पहले जो है 4th पे कमीशन से पहले जो सिस्टम था वो ठीक था। जितना ज्यादा आपका बेसिक है और DA DR उससे उसके हिसाब से आपका DA DR कम था, तो एक लेवल तक वो ठीक था, क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता था वो DR भी काउंटिंग होता था, DA भी काउंट होता था। अब ये गवर्नमेंट इस फार्मूला जो है DA DR का फार्मूला वही लाना चाहिए जो पहले था, जिसका मतलब बेसिक पे ज्यादा है उनको DA मतलब डियरनेस रिलीफ उनको कम दे दो, क्योंकि जब महंगाई बढ़ता है तो सबके लिए बराबर बढ़ता है। तो जो कम वेतन वाले हैं उनको ज्यादा दे दो, और या नहीं तो सबको एक बराबर दे दो, बात खत्म हो जाएगी। यहां पे भी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। अब आता हूं मैं, हमारा फार्मूला होना चाहिए जो पहले से मैं बता रहा हूं, सिपाही, यानी कि अगर वो रिक्रूट हो या 20 साल का या 25 साल का सिपाही हो, चाहे कोई भी हो, PMR VMR कुछ नहीं है। एक सिपाही है तो सिपाही, X नहीं, वही नहीं, Z नहीं, ABC कुछ नहीं है। एक सिपाही है तो उसका जो है 25% हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है उसका 25% दे दो, और वहां से 2-2% जेसीओस तक जाओ, यानी कि 25, 27, 29। और जहां मतलब जेसीओस को स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो ऑनरी नायब सूबेदार कुछ नहीं है। पेंशन रेगुलेशन एक्ट में ऑनरी नायब सूबेदार को जो है सिर्फ हवलदार से 20% ज्यादा देना चाहिए था। फिर उसके बाद ऑनरी नायब सूबेदार को नायब सूबेदार के बराबर किया, इसलिए नायब सूबेदार को 31% दे दो। फिर उसके बाद 34, फिर 37, फिर उसके बाद आप दे दो इनको, क्या नाम है, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स को 42%, 44%, ऐसे। तो इसमें क्या है कि कोई MSP नहीं, कुछ नहीं है, सीधा फार्मूला है, उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। हमें गवर्नमेंट फिटमेंट फार्मूला 2 दे या 3 दे या 4 दे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन होगा उस पेंशन के हिसाब से हमें, परसेंटेज के हिसाब से हमें मांगना चाहिए। 20 तारीख को जो जंतर मंतर पे जो हमारा जो आंदोलन जब होगा, जो भी आदमी वहां जाते हैं उनके मुंह से यही बात निकलना, 1973 की कहानी सुनाने की कोई जरूरी नहीं है। सबको मालूम है 1973 में क्या था, 1990, 2013, ये सब भूल जाओ। हमें चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है उसमें
8वें वेतन में उसमें जो है 25% से लेके 44% तक ऑनरी कमीशन ऑफिसर तक चाहिए। बस बात खत्म, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। बस आपको इक्वल एमएसपी से कोई मतलब नहीं है, आपको जो प्रीमेच्योर से कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरह का अगर आप मांगे रखेंगे, और मांग होना चाहिए एक ही आवाज में, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का मांग आप रखेंगे तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि हम कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको इससे ज्यादा मैं तो पहले वीडियो में बताया कि किसका कितना बनेगा इस तरह देने से, ये सारी बात पहले ही बताया। क्योंकि हमारे जो नुकसान जो कुछ नुकसान हुआ हमारा 3rd पे कमीशन के बाद हुआ। अब 8वां पे कमीशन में उसी नुकसान को गवर्नमेंट जो है सही करना चाहिए, और हमें 70% 60% से कोई मतलब नहीं है। 25% एक सिपाही को होना चाहिए जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन में। दोस्तों ये आप लोग ध्यान में रख लेना, और इसके हिसाब से जो है आप अपनी मांग 20 तारीख को सारे यूट्यूबर्स या सारे मीडिया, या मतलब अगर आपको बोलने का मौका मिला तो इसी बात पे अड़े रहना, और हमारे मांग 25, 27, 29, 31, 34, 38, 41 और 44, बस खत्म हो गई कहानी। कोई इक्वल एमएसपी नहीं, कुछ नहीं है। हमें इक्वल एमएसपी से कोई मतलब नहीं, कोई एक्सवाई नहीं है, कोई टेबल 7 टेबल 8 सब खत्म हो जाएगा। मतलब समस्या बहुत है और उसका हल एक ही है, वो हल यही है। अगर आप लोगों को इसके ऊपर राजी है तो इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको इसके ऊपर राजी नहीं है, अगर आप सरकार के पिट्टू बनना चाहते हैं, तो कृपया करके मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके भाग जाओ मेरे चैनल से। मेरा कुछ नहीं भी जाता है, कहते हैं हम उसको बोलते हैं एलपीटी बोलते हैं, तो इसलिए जो है मेरा कोई नुकसान नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आपने पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन का पूरा वीडियो देखा और समझने की कोशिश भी की होगी कि 1973 से लेके आज तक जो पूर्व सैनिक है, छोटे रैंक के हैं, उनके साथ में भेदभाव ही नहीं हुआ। एक तरह से पे पेंशन में अन्याय हुआ है। 1973 की बात करें तो उस समय डिफेंस पेंशन कमेटी को भंग किया गया और छोटे रैंक के सैनिकों को 3rd पे कमीशन में शामिल किया गया, पर 1st और 2nd पे कमीशन में हम शामिल नहीं थे जो छोटे रैंक के सैनिक थे। उसके साथ में ही जो 76% के करीब लास्ट वेतन की हम पेंशन लेते थे उसको 33% किया गया, और 2016 तक वो चलता रहा 33%, जब तक 568 सर्कुलर नहीं आया। इसके बाद में जो 1 रैंक ऑन पेंशन को उस समय जो छोटे रैंक के सैनिक थे उनसे छीना गया या ओआरओपी बंद की गई। और इसके बाद में अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन में तो विश्व रिकॉर्ड बना दिया। चाहे 6 पे कमीशन की हम डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें, चाहे मिलिट्री सर्विस पे की बात करें, आपने सबने पता है इन दोनों चीजों के बारे में। और 7 पे कमीशन में तो एक और भी रिकॉर्ड बन गया, और वो रिकॉर्ड बना फिटमेंट फैक्टर का कि 2.57 से लेके 2.81, और मिलिट्री सर्विस पे 15,500 और डिसेबिलिटी पेंशन 2,54,000। और साथियों, आप लिख लेना या जो मैं बोल रहा हूं इसको सेव कर लेना, 8वें पे कमीशन में भी जबरदस्त भेदभाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो मिलिट्री सर्विस पे 15,500 है वो तकरीबन जाएगी 38 और 42,000 के बीच में, जो 15,500 है। और जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसकी तो भाई मेरे हिसाब से या तो कैलकुलेटर फेल ही हो जाएंगे, इतनी बढ़ोतरी होगी।
क्योंकि ये दोनों चीज सीधी पूर्व सैनिकों को प्रोवाइड करती हैं। दोनों फिटमेंट फैक्टर तो चलो पूरे देश के कर्मचारियों को समान मिलेगा, और जो अधिकारी वर्ग हैं, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी हैं, आईपीएस आईएएस एफएस हैं, उनको भाई बढ़ा कर देंगे तो चलो फिटमेंट फैक्टर की। पर ये तो एक समान वेतन है, क्योंकि हमारा जो संविधान है आर्टिकल 14 से लेके 16 तक, वो समान काम समान वेतन का अधिकार देता है। तो हम समान काम ही तो कर रहे हैं ना मिलिट्री सर्विस पे, समान रिस्क तो है, जान को जोखिम में डाल के हम देश की सेवा कर रहे हैं बॉर्डर पे खड़े होके। तो ये मिलिट्री सर्विस पे का इतना बड़ा भेदभाव कैसे हो गया? डिसेबिलिटी पेंशन भी कि हम देश की रक्षा करते हुए घायल हो जाते, जख्मी हो जाते, हमारे शरीर का कोई ना कोई अंग हमारे शरीर को छोड़ भी देता है, हम पूरी जिंदगी भर नहीं चल फिर सकते, हम देख नहीं सकते, हम अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी का कान नहीं, किसी का नाक नहीं। कोई पूर्व सैनिक तो आज भी अपने बिस्तर के ऊपर अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकता, बस उसकी आंखें हिल रही हैं। साथियों ये बिल्कुल, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे, क्योंकि जो आज के दिन भारत सरकार हर एक मंत्रालय के कर्मचारी से सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी सुझाव गए हैं, रक्षा मंत्रालय ने दिए हैं, डीएसडब्ल्यू ने दिए हैं। अब डीएसडब्ल्यू ने क्या सुझाव दिए हैं, उसके बाद में जो सर्विस हेडक्वार्टर हैं उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं, क्योंकि उनके अंदर भी ब्रांच है पे कमीशन की। और हमारे से कौन बात करेगा, क्योंकि हम आज तक हमने जो कुछ किया है, चाहे उसमें आप हैं चाहे मैं हूं, हमने दरी और कुर्सी तक हम सिमट गए, जिंदाबाद के नारे लगाते रह गए, और हमारी बात को ले जाने वाले कोई और ही व्यक्ति थे। और पर उन्होंने कभी हमारे हकों की, हमारे न्याय की, हमारी समानता की बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ अपनी बातें करी, अपनी पे पेंशन की बातें करी। आज भी हम एक जगह पे इकट्ठे होके हम अपनी आवाज को सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे में ही कुछ ऐसे भाई छोड़ दिए जाते हैं कि वो ही, जैसे जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन चला था, उस आंदोलन को दो फाड़ करके और वहां से 17 लाख रुपया लेके 9-2-11 भी हो गए। चलो वो तो कोई बात नहीं, जब संघर्ष हम करते हैं तो ऐसी बातें होती हैं, स्वाभाविक तौर हैं, उनसे सीख लेके हमने आगे बढ़ना चाहिए। साथियों नमस्कार, और सच्ची खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। ये एक चैनल नहीं है, ये 30 लाख पूर्व सैनिकों का एक परिवार है, और हम हमेशा जागरूकता और सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप अगर जब भी आप कोट टाई वालों का वीडियो देख लेते हो, पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा उन कोट टाई वालों की वीडियो देखो, उनकी जो वो खबरें आप लोगों तक पहुंचाते हैं उन पे ज्यादा गौर करें। फिर भी आपके पास में कोई समय बच जाता है 24 घंटे में 1 मिनट 2 मिनट या 1.5 मिनट, तो हमारे को देख लिया करो, और नहीं तो उन्हीं को देखते रहो। हमारे को कोई जरूरत नहीं है, पीले चावल हम किसी को देंगे नहीं कि हमारे पास में आओ ये करो वो करो, बिल्कुल नहीं। उन्हीं को देखो। तो भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।